तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो आपका जो आरपीएससी ईओआर का स्पेशल बैच चल रहा है उसमें हम पार्ट बी भी कर रहे हैं, राजस्थान हिस्ट्री कर रहे हैं, ज्योग्राफी, उसकी जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी कर रहे हैं। अगर आपको जो ईओआरओ में भारत के संविधान का पार्ट दे रखा है वो करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करो। और राजस्थान का नगरपालिका अधिनियम हम कर रहे थे 2009 और इसके अंतर्गत देखो हमारा चैप्टर चल रहा था नगर पालिका का गठन और शासन। यहाँ पे हमने 13 तक धारा कंप्लीट कर ली थी, 3 से 13। ठीक है। और इसमें क्या है कि 3 से 50 तक धाराएं हैं, ये 50 कंप्लीट हो जाएगी तो इस चैप्टर का हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में। अभी अपने को हर चीज़ डिटेल में अच्छे से जाननी जरूरी है क्योंकि हमें उसमें हमारे दिमाग में बढ़िया तरीके से बैठ जाएगी क्या चल रहा है देखो क्रम वाइज ही है पूरा एकदम। तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप समझो हर चीज़ों को, पूरा हर चीज़ को रट्टा मत मारो। ठीक है। अब देखो 14 में क्या है, 14 में सिंपल सा बात यह है कि निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्हरताएं मतलब अयोग्यताएं अपने, ये यहाँ पे शब्दावली ऐसी प्रयोग की गई, आप इसको अयोग्यताएं पढ़ सकते हो वहाँ पे, लेकिन आपको एग्जाम में यही मिलेगी तो आपको पता होना चाहिए थोड़ी बहुत, तो हिंदी तो सभी को आती होगी। तो अयोग्यताएं यहाँ पे दी गई है, कौन कौन निर्वाचक नामावली में रजिस्टर नहीं हो सकता, ये बातें यहाँ पे मेन बताई गई है, सीधी सी बात है। अब देखो जो इसकी उपधारा 1 है ये क्या कहती है कि 3 प्रकार के लोग हैं वो यहाँ पे उनको निर्हरित माना जाएगा। कौन कौन से, देखो एक तो भारत का नागरिक नहीं है, तो सभी को पता है, देखो जो भारत का नागरिक नहीं होगा तो वो यहाँ पे रजिस्टर नहीं होगा। विकृत है, ठीक है, मानसिक रूप से कमजोर, सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे नहीं माना जाएगा, निर्हरित माना जाएगा, उसका नाम निर्वाचक नामावली में नहीं लिया जाएगा। अब देखो कोई ये जो गैर लिखा गया है इसमें ये किया गया कि उसने कोई भ्रष्ट आचरण या देखो ऐसे कह सकते हो फर्जी तरीके से कोई, जैसे हर बार फर्जी वोट वगैरह ऐसे काम करना, तो मतदान के समय ऐसे काम किए उसने तो उसका नाम भी यहाँ पे काट दिया जाएगा, नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पे कही गई है 14 की उपधारा 1 में। अब देखो दोस्तों 14 की उपधारा 2 क्या कहती है, अगर मान लो ऐसा बंदा है कोई, यहाँ पे जो गेम हमने पढ़ा था लास्ट वाला 14 की उपधारा 1 में, जो ऐसे काम करता है, अब ये यहाँ पे तो देखो क्या है कि पहले पकड़ा गया, अब देखो अगर इसका रजिस्ट्रीकरण के पश्चात ऐसे काम किए, इसने इसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो बाद में ये काम करता है तो इसका नाम अब काट दिया जाएगा तत्काल प्रभाव से, ये बात यहाँ पे लिखी गई है 14 की धारा उपधारा 2 के अंतर्गत। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब क्या होता है, धारा 15 आती है। धारा 15 क्या कहती है, मिथ्या घोषणा। ठीक है, मिथ्या का मतलब होता है झूठी घोषणा, मिथ्या सभी को पता है क्या होता है, झूठे वादे। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि, किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या से अपवर्जित जो किए जाने, 2 चीजें हैं इसके अंतर्गत मिथ्या या घोषणा में, कोई लिखित रूप में करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है, सत्य होने का विश्वास नहीं है, तो वह ऐसे कारावास से, ठीक है, इसमें क्या है कि फिर सजा मिलेगी। झूठा मतलब देखो ये है कि जैसे आपके पास कोई आ गया तो आपने उसको सारी सूचना झूठी दी है, फर्जी वोट बनवाना है एक तरीके से, ऐसे कह सकते हो यहाँ पे, तो मिथ्या घोषणा फर्जी वोट है ये, तो इसमें क्या हो सकता है, आपको सजा भी हो सकती है और 5,000 का जुर्माना भी लगे, 2,000 रुपये का, सॉरी 2,000 का यहाँ पे जुर्माना, और यहाँ पे हो सकती है आपको सजा कितने, 1 वर्ष तक की। ठीक है, 1 वर्ष का यहाँ पे कारावास हो सकता है, ये आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, कारावास वगैरह आपने को तो बस ये याद रखना है, मिथ्या और घोषणा धारा 15 के अंतर्गत है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये चीजें आती है कि जो भी प्रविष्टि कराता है वो झूठी होगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो फिर अपने चलते हैं धारा 16 में। 16 क्या कहती है, देखो इसके अंतर्गत आ जाता है आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी है, ठीक है, एक तरीके से क्या है कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की यहाँ पे नियुक्ति कह सकते हो आप। ठीक है, वैसे मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी है वो इसके अंतर्गत आएगा। अब इसमें ये कहा गया है कि एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा यहाँ पे।
अब ये तय कौन करेगा? अब यहाँ पे क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग सलाह लेगा किसकी? राज्य सरकार की। राज्य सरकार की सलाह लेने के बाद उपधारा 1 की बात कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। 16 की उपधारा यहाँ पे 1 में राज्य का निर्वाचन आयोग राज्य सरकार की सलाह से एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा जो सारे काम करेगा इसके अंतर्गत। राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन रहते हुए क्या क्या काम करेगा? देखो, निमित्त, नाम निर्दिष्ट और पदमाहित, ये काम नहीं है, सॉरी, ये इसकी मतलब इसे नामित किया जा सकता है, इसका नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है, इसे पदाभिहित किया जा सकता है, मतलब पद पे इसे ग्रहण करना। तो ये चीजें हैं, मतलब 16 की उपधारा 1 में यही है कि इसे एक नियुक्त किया जाएगा, कौन? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इतनी सी बात है। फिर जो 16 की उपधारा 2 क्या कहती है? अब देखो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हो गया, अब ये क्या काम करेगा? अब ये जो भी काम करेगा ना, तो सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है, तो आराम से आप याद रख सकते हो। देखो, अधीक्षण, नियंत्रण और जो भी चीजें करेगा ये राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में रहते हुए करेगा। देखो, इसके यही नियुक्त कर रहा है तो देखो इसको काम तो इसके अंडर में रह के करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो 16 की उपधारा 2 यही कहती है कि क्या करेगा। देखो, इसके काम क्या क्या होंगे ये भी अपने को जानना जरूरी है। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, इसके जो काम है, देखो दोस्तों, इसका नामावली जो तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि। अब देखो, ये खुद तो करेगा नहीं, आगे भी इसके व्यक्ति चयनित किए जाएंगे, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। देखो, जैसे जैसे पढ़ोगे तो वैसे वैसे चीजें समझ आएगी आपको। फिर बात करते हैं, देखो, सभी निर्वाचनों के संचालन का यहाँ पे पर्यवेक्षण किया जाएगा। जितने भी निर्वाचन होंगे वहाँ पे जो संचालन और पर्यवेक्षण है वो इसी के द्वारा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार शक्तियों का प्रयोग। इसके अलावा क्या करेगा? ये जो भी राज्य निर्वाचन आयोग इसको कहेगा करने के लिए, वो यहाँ पे इसको करना पड़ेगा। नामावली तैयारी, ये आगे आपके 16(2) के अंतर्गत। ठीक है, अब आपकी आती है धारा 17। अब पहले हमने पढ़ा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जिला निर्वाचन अधिकारी। एक तो जो पूरे प्रदेश पे ध्यान रखिएगा। अब इसके नीचे देखो धीरे धीरे बंदे आते जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये जो इसका निर्वाचन, अब ये भी सेम यही है कि जिला निर्वाचन अधिकारी होगा ये 17 में। अब ये आपको याद रखना है, 16 में क्या था? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 17 में क्या? जिला निर्वाचन अधिकारी। अब देखो 16 में याद रखना आप, और 17 में भी सीधा ये मेन पॉइंट तो आपको याद रखना ही है, जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। अब ये भी सेम क्या होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार की परामर्श से ही नियुक्त किया जाएगा। अब एक चीज इसके अंतर्गत ये आ जाती है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो, जैसे यहाँ पे एक जिला है A1, तो एक जिलों के लिए 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपकी जो धारा 17 की उपधारा 1 है उसमें तो बस इतना ही दे रखा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी होगा प्रत्येक जिले के लिए। ठीक है, अब 2 क्या कहती है? अब देखो दोस्तों, 2 जो उपधारा है वो कहती है कि एक जिले के लिए 1 से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी भी हो सकता है। तो अगर आपको 1 से अधिक एक जिले के लिए नियुक्त करनी है तो आपको उपधारा 2 में जाना पड़ेगा। अब क्या है कि जो नगर पालिकाओं के निर्वाचन और संचालन के संबंधी कार्य है ये करेगा कौन? जिला निर्वाचन अधिकारी। ये क्या दे रखा है? इसके काम है ना जो जो करेगा वो 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका निर्वाचन होगा, फिर क्या करेगा? 1 से अधिक। अब यहाँ पे भी 2 ही होती धाराएं, लेकिन इसका एक यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि ये एक जिले के लिए 1 से अधिक आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये उपधारा बढ़ गई। तीसरे में तो इसका काम ही होगा। ठीक है, पहले में नियुक्त, दूसरे में 1 से अधिक जिलों के लिए, और तीसरी उपधारा में नगर पालिकाओं के निर्वाचन के संचालन संबंधी कार्य। अब ये जो भी करेगा ना, देखो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के इसके निदेशन और नियंत्रण में करेगा। जो भी इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहेगा उसके नियंत्रण और निर्देशन में करेगा। अब 4 में देखो क्या कहते हैं कि ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उसे सौंपे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 17 की धारा उपधारा 4 के अंतर्गत यहाँ पे आता है। तो जो भी इसके अलावा ये काम तो करेगा जो हमने 3 में देखे, उसके अलावा ऐसे और काम करेगा जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी यहाँ पे उसको सौंपेगा। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो ये आपकी यहाँ पे धारा 17 भी कंप्लीट होती है। अब हम धारा 18 की बात करेंगे। देखो 18 में सबसे पहले हम मेन वही जानेंगे कि चीज क्या है। अब यहाँ पे आता है, देखो, स्थानीय प्राधिकारों आदि के
कर्मचारी वृंद का उपलब्ध कराया जाना। ये शब्द बहुत कठिन लग रहा है आपको, लेकिन देखो इसमें यह है कि ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे जो आपकी सहायता। अब देखो मेन जो अधिकारी है, ऐसे तो है नहीं कि वो इतना सारा काम अपने अकेला ही कर लेगा, उसको कुछ ना कुछ कर्मचारी वगैरह जो उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। तो धारा 18 में अपने को इतना याद रखना है कि यहाँ पे स्थानीय प्राधिकार आदि के कर्मचारी वृंद, मतलब उन्हें कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे उनकी सहायता हेतु। अब जो 18 की उपधारा 1 है उसमें पहला यही दे रखा है कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी वृंद उपलब्ध करवाना। अब किसको उपलब्ध करवाएंगे? अब देखो, अब हमने जब लास्ट धाराएं पढ़ी थी तो हमने देखा था कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये कर्मचारी वृंद यहाँ पे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। हमने ये भी देखा था कि उसकी जो आगे वाली उपधाराएं थी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की, एक सहायक भी हम उस रजिस्टर मतलब कर रहे थे वहां पे। फिर क्या करेगा, मतलब ये जो कर्मचारी वृंद होगा ये क्या करेगा? नामावली तैयार करेगा, पुनरीक्षण करेगा, और भी इसके अन्य कर्तव्य है। जो भी उस क्षेत्र की नामावली है, कौन कौन से नाम वहां पे आ रहे हैं, और किसके द्वारा अपेक्षित करने पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अपेक्षित करने पर ये सब करेगा। तो ये इसके जो कर्मचारियों के काम है, मतलब निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करवाए जाएंगे। अपने को ये ध्यान रखना है 18 की उपधारा 1 में। अब जो इसकी उपधारा 3 पहले पढ़ेंगे और 2 बाद में पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। 2 मैंने गायब नहीं की है, अभी नेक्स्ट दूसरी ही आएगी, लेकिन उसमें अपने को 3 धारा पढ़नी पड़ेगी, पहले 2 बाद में पढ़ेंगे 18 वाली। क्यों है ऐसा? देखो, जब उपधारा 2 का प्रायोजन, ठीक है, ये 2 पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी है और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित उपक्रम संस्था या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों से वित्त पोषित हो। इसके अंतर्गत देखो क्या है दोस्तों कि इसमें आपको बताया गया है, यहाँ पे देखो जो निर्वाचन के जो भी कर्तव्य है उनके लिए यहाँ पे स्थानीय प्राधिकारी और राज्य सरकार द्वारा, देखो इसके अंतर्गत जो भी मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर को वो 2 धारा उपधारा इसकी 2 में देखेंगे आप। देखो 18(2) में इसमें देखो लिखा हुआ है कि 3 में जो विनिर्दिष्ट अधिकारी है, रिटर्निंग ऑफिसर होगा, ठीक है, इसे कर्मचारी उपलब्ध कराया जाएगा उपधारा 3 के तहत। देखो 18 की उपधारा 3 में क्या है? विनिर्दिष्ट जो अधिकारी है, रिटर्निंग ऑफिसर, इसको कर्मचारी वृंद उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा ये? निर्वाचन का जो भी काम होगा ना वो सारे काम करेगा, सीधी सी बात है। और ये जो भी करेगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अपेक्षित करने पर ही करेगा। तो ये बातें हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अब बात करेंगे हम धारा 19 की। देखो 19 क्या कह रही है, इसमें क्या है कि सिंपल है, अपने को पूरा डीप में नहीं जाना इसमें, और ना इसमें कोई उपधारा है। अधिकारियों और कर्मचारी वृंद को राज्य आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना, मतलब जो भी जो कर्मचारी वृंद वहां पे उपलब्ध होगा उसे प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। उसमें क्या होगा? देखो इस अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावलियों की तैयारी जो भी होगी, पुनरीक्षण मतलब पुनः उसका निरीक्षण होना, शुद्धि होना, सभी निर्वाचन के संचालन के संबंध में जो अधिकारी और कर्मचारी वृंद है इस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार से अभिनियोजित किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्ति समझे जाएंगे और राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रहेंगे। अभी कई बार क्या होता है कि आप देख सकते हो, कई जो गवर्नमेंट टीचर वगैरह होता है उनको BLO वगैरह बना दिया जाता है। आप देख सकते हो, जो भी आपसे पूछने आते हैं डिटेल आपके घर में, कई बार ऐसे जनसंख्या में भी आते हैं, तो ये बात यहाँ पे कही गई, उन्हें प्रतिनियुक्ति समझा जाएगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा अपने को डीप में नहीं जाना। मतलब जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन ही रहेंगे वो। अब हम बात करेंगे धारा 20 की। इसमें भी देखो कोई उपधारा तो नहीं, हाँ 3 उपधारा है इसके अंतर्गत। ठीक है, 19 देख ली हमने, धारा 20 पे चलते हैं। निर्वाचक नामावली की तैयारी आदि से सशक्त पदीय कर्तव्यों का भंग। अब इसमें देखो दोस्तों क्या है कि जो भी निर्वाचक जहाँ पे अधिकारी है या कोई अन्य व्यक्ति है वो पद का दुरुपयोग करता है, वो चीज़ है यहाँ पे। फर्जी देखो अपने को कोई भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, कोई फर्जी वोट जरूरी नहीं कि व्यक्ति ही बनवाए, पहले तो हमने ये पढ़ा।
तो यहाँ पे अधिकारियों के द्वारा भी कुछ ऐसे किया जाता है तो उसकी यहाँ पे बात कही गई है। सीधी सी बात ये है। देखो, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति वो करता है यहाँ पे पद का दुरुपयोग, अपने पद का दुरुपयोग करता है तो 20 धारा 20 की उपधारा 1 में क्या होगा, उसका अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे 3 से 1 वर्ष के कारावास हो सकता है और 1 से 2 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना डीप में आपको याद नहीं रखना, आप ऊपर वाला ही बस याद रख लेना मेन। फिर अगर 20 की उपधारा 2 क्या कहती है, अब देखो, ऐसे किसी कार्य में लोप नुकसान के लिए किसी भी अधिकारी पर न, तो अब ये ध्यान रखना कि ऊपर जो मान लो साबित हो गया उस पर कि उसने फर्जी काम किया तो उस पर कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी, मतलब उसे कोई कानूनी उससे नहीं गुजरना पड़ेगा कार्रवाई से। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। अब जो धारा 20 की उपधारा 3 क्या कहती है दोस्तों, देखो इसमें कहा गया है कि उपधारा 1 के अधीन जो उसने अपराध किया है, अब ऐसे नहीं कि हर कोई बंदा वहां पे जाके कह देगा कि भाई इसने किया है, इसको फिर उसको सजा दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर प्राधिकार के अधीन शिकायत अगर प्राप्त न हो तो ऐसा उस पर कुछ नहीं किया जाएगा, संज्ञान नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये शिकायत करते हैं तभी होगा। अब बात करते हैं धारा 21। अब यहाँ पे देखो, सदस्य होने के लिए अहरित व्यक्ति, देखो वैसे तो इसमें जो भी बातें कही गई है वो वैसे कही गई है कि जो भी सदस्य हैं यहाँ पे वो किस किस मतलब जो भी स्थान वहाँ पे भरे जाएंगे नगर पालिका के चुने जाएंगे, कोई भी व्यक्ति कब तक अरहित नहीं होगा वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है इसकी उपधाराओं में। जब हम इसकी 21 की उपधाराएं बात करेंगे, अब देखो इसमें क्या है कि नगर पालिकाओं में किसी भी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अहरित नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। अब इसमें कितनी कंडीशन है, इसमें 5-6 कंडीशन है, वो देखते हैं। अब इसमें ये बात ध्यान रखना आप कि नगर पालिका के सदस्य की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम पार्षद की बात कर रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हो, सिंपल सी बात है, ऐसे आप ले सकते हो। अब कोई देखो SC ST BC का है, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप अनुसूचित जातियां जनजातियां या पिछड़े वर्ग ऐसा लिखा आएगा आपको, तो वो आप ध्यान रखें। देखो कोई भी प्रकार का आरक्षित स्थान है, सीधी सी बात आप ऐसे ले लो। इस दशा में वह व्यक्ति इन जातियों या यथास्थिति में वर्गों में किसी का अगर सदस्य न हो तो नगर पालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचक न हो। ये तो हर बात, हर पॉइंट में ये लाइन आएगी कि कोई निर्वाचक नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। और व्यक्ति इन जातियों जनजातियों यथास्थिति में किसी का सदस्य नहीं हुआ तो वहां पे वो मतलब योग्य नहीं होगा वहां से खड़ा होने के लिए आरक्षित। अब देखो कोई मान लो जनरल कैटेगरी का है और वहां पे सीट SC की है तो जनरल वाला वहां पे नहीं खड़ा हो सकता, सीधी सी बात है, वही बात यहाँ पे कही गई है। तो अपने को क्या ये चीजें एक बार पढ़नी है अपने को, ऐसा नहीं कि इन चीजों के अंदर घुस जाना है पूरा ही, स्पेशल अपने को ऐसे याद नहीं रखना, ठीक है। फिर बात आती है देखो महिला के आरक्षित स्थान। अब याद देखो कहाँ पे महिला का स्थान आरक्षित है वुमेन का, तो वहाँ पे कोई मैन खड़ा होना चाहता है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो वही बात है, तो योग्य नहीं होगा व्यक्ति, महिला नहीं हो, वार्ड के लिए निर्वाचक नहीं होना चाहिए जो वार्ड का मुख्य निर्वाचक है। अब क्या है कि अगर इस कैटेगरी में आरक्षित स्थान महिला की दशा में, अब क्या होता है कि ऊपर वाली बात ये सेम लगभग, तो बस इसमें क्या है कि SC ST BC की महिला आ गई। अब यहाँ पे देखो कोई SC ST BC की महिला है और जनरल की महिला यहाँ पे खड़ा होना चाहती है तो वो पॉसिबल नहीं है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। इन वर्गों का सदस्य न हो, न महिला हो और न निर्वाचक हो। अब अन्य स्थान की दशा में निर्वाचक नहीं हो और स्थान अगर आरक्षित है या नहीं है, दोनों मामलों में 21 वर्ष की आयु प्रवृत्त, मतलब कम से कम उसकी आयु 21 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए अगर उसे पार्षद बनना है। तो ये बात कही गई है सदस्य की, अपने यहाँ पे सदस्य बोलेंगे, आपके एग्जाम में सदस्य आएगा, ध्यान रखना। फिर क्या है कि इसमें 2015 में ना एक और जोड़ा गया था, उसमें क्या है कि आपको पता होगा स्वच्छ भारत अभियान वगैरह चले थे, तो उसमें क्या है कि खुले में शौच नहीं जाता हो उसके परिवार का कोई भी सदस्य और स्वच्छ शौचालय नहीं रखता हो तो वो भी यहाँ पे योग्य नहीं होगा। और जो और भी ऐसे तो इसमें बातें कही गई थी, तीनों और दीवार होनी चाहिए, छत होनी चाहिए शौचालय पे लगी हुई,
ठीक है, तो ये बातें भी इसके अंतर्गत आती है। अब एक धारा 21 कै और आती है, ठीक है, 21 का भाग कै आता है। इसमें ये क्या कहता है, देखो इसमें क्या कहते हैं, कुछ विशेष स्थान होते हैं, कातिपीय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष रहता है। ये स्थान क्या होते हैं, राज्य सरकार के द्वारा विहित रीति द्वारा अवधारित स्थान होते हैं, ये स्पेशल, ठीक है, इन्हें कह सकते हो। अब इसमें क्या है कि आयु वर्ग भी 21 से 35 होता है, ये चीजें हैं, इसलिए ये अलग है थोड़ा। बाकी में उसमें आयु मिनिमम 21 है, लेकिन आगे की कोई फिक्स नहीं। अब इसमें क्या होगा कि देखो ये स्थान लेगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि SC ST BC की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से प्रत्येक 2 से अधिक स्थान इस धारा के अधीन आधारित नहीं किए जाएंगे। अगर देखो कोई क्षेत्र ऐसा आ रहा है, वहाँ पे SC ST BC की जनसंख्या है, तो वहाँ पे मान लो 10 स्थान है, तो वहाँ पे 2 से अधिक स्थान यहाँ पे इस जो 21 कै के अंतर्गत है, इससे ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे, ये बात यहाँ पे कही गई है। अब दूसरी बात सेम वही है, महिलाओं के लिए आरक्षित अगर यहाँ पे स्थानों की संख्या 3 या 3 से कम हो, अब यहाँ पे सेम महिलाओं के लिए अगर स्थान ही वहाँ पे 3 है, पहले तो 10 थे तो 2 ले लिए, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे स्थान ही 3 है, तो इनको एक ही यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, एक स्थान ही अवधारित किया जाएगा, ये यहाँ पे कंडीशन आ गई। अब बात करेंगे किसी नगर पालिका में, देखो अनारक्षित स्थानों की संख्या 5 या 5 से कम है, जो आरक्षित स्थान नहीं है, नॉन रिजर्व, तो वहाँ पे भी इनको एक ही स्थान मिलेगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। अब हम बात करेंगे दोस्तों धारा 22 की। 22 क्या कहता है, एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध। सीधी सी बात है, सबको पता है कि एक से ज़्यादा पे आप वार्ड से निर्वाचित नहीं हो सकते। अगर किसी ने यहाँ पे मान लो निर्वाचन कर दिया, ये कोई कैंडिडेट है ए, इसने यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 वार्ड से निर्वाचन कर दिया, तो या तो ये इसको टाइम मिलेगा कि या तो तू इस टाइम में इसको वापस ले ले, ठीक है, 3 मतलब उम्मीदवार बाद अंतिम तारीख के 3 बजे से पहले, हाँ अंतिम तारीख के यहाँ पे 3 बजे से पहले या तो इसको वापस ले ले। अगर ये तीनों या तो वापस ले लेता है, 2 को 1 रख लेता है, तब तो ठीक है, नहीं तो ये तीनों के तीनों से यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब तीनों के लिए इसे योग्य नहीं माना जाएगा, ये बात है। सीधी सी बात है कि एक से अधिक वार्डों के लिए निर्वाचन पे प्रतिबंध है, तो वो धारा 22 में है। अब 23 क्या कहती है, अब इसमें आ जाता है अपने वो आचार संहिता कह सकते हो आप। देखो यहाँ पोस्टर होर्डिंग वगैरह जो भी है, यानो ध्वनि विस्तारकों पूरे दिन लगे रहते हैं ना, और हमें वोट दो हमें वोट दो, वो चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि ये किसके बीच में होगा, निर्वाचन के लिए एक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख होगी और निर्वाचन की प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं हो जाए, इसके बीच में प्रचार नहीं होना चाहिए। बात सीधी सी है, धारा 23 में प्रचार प्रसार यहाँ पे आचार संहिता आप कह सकते हो लग जाएगी। अब 23 की उपधारा 1 थी ये, अगर मान लो कोई बंदा ऐसा करता है, ठीक है, तो वो 5,000 रुपये का जुर्माना भरेगा 23 की उपधारा 2 के तहत। और 23 की उपधारा 3 के तहत क्या होगा कि नगर पालिका अगर वो मान लो उस पे ये जुर्माना लग गया, मतलब वो उसने ये करता पाया, प्रचार प्रसार करता पाया गया 23(1) के तहत, तो क्या होगा कि नगर पालिका सदस्य भी वो चुना गया। अब क्या होगा कि राज्य सरकार उसे निर्हरित कर सकती है, कब से कब तक, आदेश की तारीख से 6 वर्ष तक वो राज्य सरकार पे है, उसे निर्हरित कर सकती है। और बाद में है ना, उसे ऐसी बात नहीं है कि उसको कम भी किया जा सकता है। मान ले किसी 5 साल तो सारा कार्यकाल ही है, इसको 6 वर्ष के लिए कर दिया तो इसके कुछ नहीं बंटेगा है। तो अब देखो क्या होगा कि अब बाद में ऐसा भी हो सकता है कि राज्य सरकार इसे कम कर दे, 1 साल छोड़ दे इसको, ऐसे कह दे ठीक है अब तेरा सही है सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, सीधी सी ये बात है धारा 23 के अंदर। तो ये आपकी जो 23 तक धारा यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आगे जो प्रचार प्रसार था बस 23 में, और 23 के आगे जो धाराएं हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।